नमस्कार दोस्तों, इतिहास का भूगोल, आज इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इतिहास का भूगोल कहने से आप क्या समझ पा रहे हैं? भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक विचित्र परिस्थिति उपस्थित हो जाती है कि हम जब मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या लोथल और धोलावीरा की बात करते हैं तो ये हम जहां बैठे हैं वहां से किस तरफ है, इस बात को इंगित करना चाहिए। लेकिन आमतौर पर भारत के नक्शे पे ये पश्चिमी हिस्सा है जहां पर भारत या पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ यह इलाका आता है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता वाला इलाका कहेंगे। उसी तरह से उत्तर पूर्व के राज्यों में, मतलब त्रिपुरा से लेकर के असम तक का जो इलाका है, या उसमें अगर जोड़ा जाए तो सिक्किम को भी जोड़ लिया जाए, तो वो जो इलाका है वो उत्तर पूर्वी इलाका कहलाता है। और इतिहास में भी हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इनका ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो आज तक का इतिहास लेखन में एक बड़ी समस्या ये रही है, खास करके स्कूली या कॉलेज के छात्रों को जो पढ़ाया जाता है उसमें उत्तर भारत के बारे में जो पढ़ाया जाता है उसको इस तरह से लिखा गया है या इस तरह से पढ़ाया जाता है कि ऐसा लगने लगता है कि यही भारत का इतिहास है। जबकि उत्तर पूर्व में या पश्चिमोत्तर में या दक्षिण भारत में भी उसी समय या उससे पहले से ऐतिहासिक घटनाक्रम होते रहे हैं या होते रहे होंगे जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, और इस कारण से हमारे मन में एक मतिभ्रम पैदा हो सकता है। और वो बात यह है कि हम सिर्फ उसी को इतिहास मान बैठते हैं जितना हमसे हमारे सामने रखा गया है या हमसे कहा गया है। लेकिन भारत के दूसरे हिस्से में उसी समय क्या चल रहा था, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी नहीं रख पाते हैं, या इन दो अलग अलग घटनाओं के बीच की दूरी या समय का अंतर या उनका उत्तर या दक्षिण में होना, इन सब चीजों को भी हम भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते। इसीलिए इतिहास का भूगोल समझना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं दक्षिण भारत के बारे में बात करूंगा। ऐतिहासिक रूप से दक्षिण भारत हम किसे कहेंगे? वैसे तो आज राजनीतिक रूप से देखा जाए तो तेलंगाना से लेकर के तमिलनाडु तक और केरल से लेकर के पुडुचेरी तक और कर्नाटक इत्यादि सभी राज्य, इनको मिलाकर के हम दक्षिण भारत मानते हैं। महाराष्ट्र को आमतौर पर दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं, पश्चिम भारत का हिस्सा माना जाता है। हालांकि महाराष्ट्र मध्य भारत तक फैला हुआ है, विदर्भ का पूरा हिस्सा मध्य भारत में पड़ता है। लेकिन ये राजनीतिक विश्लेषण हुआ। जब हम राजनीतिक विश्लेषण के अलावा ऐतिहासिक रूप से भी इस पूरे मानचित्र को फिर से देखें तो हमें नजर आता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत का अंतर इस तरह से नहीं नापा जा सकता। अगर यह अंतर हमें दिखाना हो तो हमें भौगोलिक रूप से उपस्थित जो बाधाएं हैं या जो सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही इतिहास का बोध हमें हो सकता है। खास करके दक्षिण भारत का इतिहास जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ख्याल रखना होगा कि आर्यों ने तो वेदों में तो या दूसरे साहित्य में, जो संस्कृत साहित्य है, सभी में दक्षिण भारत उसे कहा गया है जो विंध्य के दक्षिण में है। विंध्य के दक्षिण में ही संपूर्ण जो हिस्सा है उसको उन्होंने इसलिए दक्षिण कहा क्योंकि वहां उस समय आर्य लोग नहीं पहुंच पाए थे, और इसीलिए विंध्य जो कि
उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी छोर पर जो चित्रकूट है, वहां से ही विंध्य पर्वत शुरू होता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश का रीवा, जो कि सबसे उत्तरी हिस्सा है, या जो ग्वालियर, ये सारा विंध्य के अंतर्गत दक्षिण भारत का हिस्सा हो जाता है, जबकि सच्चाई यह है नहीं। भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, इन दोनों की तुलना करें, तो हमें समझ में आता है कि सातपुड़ा वो पर्वत श्रेणी है जहां से ऐतिहासिक रूप से भारत दक्षिण से उत्तर अलग हो जाते हैं। मतलब दक्षिण भारत का इतिहास भौगोलिक रूप से सातपुड़ा से शुरू होकर के दक्षिण की ओर फैला हुआ है, मतलब तमिलनाडु तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये जब हम कहते हैं तो उसके पीछे कारण है, और वो कारण यह है कि इस पूरे इलाके में, मतलब सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में, मतलब विदर्भ के उत्तरी हिस्से को छूते हुए अगर हम दक्षिण की ओर चलें, तो वो पूरा सारा इलाका दक्षिण भारत का हिस्सा है। वो मध्य भारत भी नहीं है, पश्चिम भारत भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम भौगोलिक रूप से ये जो बात कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बात यह है कि दक्षिण भारत कहा जाने वाला ये पूरा इलाका लौह युग में तब प्रवेश कर चुका था जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, या हम दूसरी तरह से अगर इसी बात को कहें तो आज से 3,500 साल पहले, जब उत्तर भारत में ताम्र कांस्य युग चल रहा था, जब मिट्टी के बर्तनों के साथ कांसा और तांबे के बर्तनों और औजारों का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक उसी समय या उससे भी कुछ पहले से ही दक्षिण भारत में लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। दोस्तों, लोहे का इस्तेमाल अपने आप में पहला एक बिंदु बनता है, और इसके साथ साथ हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रस्तर युग या पाषाण युग जिसे हम कहते हैं, उस पाषाण युग का यह अंतिम चरण भी है। इसे महापाषाण युग या महाप्रस्तर युग या मेगालिथिक पीरियड भी कहा करते हैं इतिहासकार। इसका कारण यह है कि बड़े बड़े पत्थरों के चट्टानों को काट तराश करके, उनको आकार दे करके उनका इस्तेमाल करने का ये सिलसिला सारी दुनिया में हमको मिलता है। उसी तरह से दक्षिण भारत में मिलता है। दुख की बात यह है कि इस तरह की रचनाओं का, इस तरह के प्रस्तर रचनाओं का या पत्थरों के तराशे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल और उनका इस तरह का मतलब उपयोग हमें उत्तर भारत में बिरले ही नजर आता है। अगर हम झारखंड को उत्तर भारत का हिस्सा मानते हैं, तो झारखंड में एक दो जगह में इस तरह के महापाषाण के प्रस्तर मिलते हैं। तो दोस्तों, प्रस्तर युग का ये अंतिम जो हिस्सा है, जहां महापाषाण युग शुरू होता है, उसी के साथ हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि लौह युग आ चुका है। उसका कारण यह है कि पत्थरों को इस तरह से काटने, तराशने और आकार देने के लिए जिन औजारों की जरूरत पड़ती है, वो तांबा या कांसे से बने हुए औजार कदापि नहीं हो सकते हैं, और वो औजार निश्चित रूप से लोहे के हैं। और लौह युग इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि तब के लोग लोहे के औजारों से, छेनी और हथौड़ी से पत्थरों को काटते और तराशते थे। इसके बहुत सारे हजारों उदाहरण हमारे दक्षिण भारत में फैले हुए, नागपुर जिला सहित। नागपुर जिले से शुरू करें तो हमारे गोरेवाड़ा शहर से लगा हुआ जो बड़ा इलाका है, एक तालाब और एक बड़ा सा जंगल है, उस गोरेवाड़ा तालाब और जंगल के किनारे से शुरू करके हम देखते हैं कि महाप्रस्तर युग के
चिन्ह मिलते हैं। बड़े 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 पत्थरों के घेरे बनाए हुए, और उस घेरे के बीच में अपने बाप दादा को या अपने पूर्वजों को दफनाने की एक प्रथा उस समय थी, जो सारी दुनिया में प्रचलित थी। वही हमें भारत के दक्षिणी हिस्से में या सातपुड़ा के दक्षिण वाले पूरे भारत में ये लगातार मिलता है। और आज तक कम से कम 1000 से अधिक ऐसे प्रस्तर युगीन, महाप्रस्तर युगीन साइट्स या क्षेत्र मिले हैं, और ये इस तरह से फैले हुए हैं कि खेती किसानी करने वालों के खेत के बगल में आपको ये नजर आ जाएगा कहीं। इतना कॉमन है, इतना सामान्य है इनका होना। और इसका मतलब यह है कि उनको ज्यामिति का ज्ञान था, मतलब ज्योमेट्री, जिससे वो सर्कल का घेरा बना सकते थे, बिल्कुल जैसे कि किसी ने कंपास से बनाया हुआ हो, इस तरह का घेरा वो बना पाते थे। दूसरी बात यह है कि पत्थर की चट्टानों को सही मोटाई में वो काट कर तराश करके, कई जगह हमने देखा है कि वो 9-9 फुट लंबाई, चौड़ाई और 5 से 6 इंच की मोटाई वाले पत्थर के टुकड़ों को जोड़ करके चैम्बर का आकार दिया गया है, जिसके अंदर अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखा गया। इस तरह से उन अस्थियों के साथ जो मिट्टी के पात्र, मृद भांड या मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों में लोहे के औजार, चिमटा, हथौड़ी, छेनी जैसे छोटे मोटे औजार भी रखे गए हैं, जो कि उस समय शायद उन व्यक्तियों के जीवन में उनका महत्व जो रहा होगा उसको दर्शाते हैं। तो दोस्तों, महाप्रस्तर युग के प्रारंभ को आपके साथ बांटते हुए मैं आज की अपनी ये बात यहाँ खत्म करता हूँ। इसको आगे जारी रखूंगा। धन्यवाद।